नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने का निर्णय लिया। श्री मोदी ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के ब्रिटेन के फैसले का स्वागत किया और भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वॉशिंगटन में एक्सेंचर, डेलॉयट, फेडेक्स और मास्टरकार्ड कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, डेफ कनेक्ट का दूसरा चरण भारतीय रक्षा स्टार्टअप के विकास का उत्सव है। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। दिल्ली में सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज आज से निःशुल्क उपलब्ध। जम्मू के सुंजवान छावनी इलाके में आज तड़के हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक सहायक उप निरीक्षक वीरगति को प्राप्त हुए। आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पृथ्वी दिवस मातृभूमि की दयालुता के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में आज शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेघालय से और आज 8 बजे पंजाब का सामना मेजबान केरल से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए रोडमैप 2030 की शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने रोडमैप में हुई प्रगति की समीक्षा की और भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोडमैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही हैं। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने ब्रिटेन की कंपनी के भारत में निवेश करने का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि आज वैश्विक नवाचार साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इससे अन्य देशों के साथ विकास में साझेदारी और भी मजबूत होगी। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत समुद्र पहल में शामिल होने के ब्रिटेन के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी आज की परिभाषित दोस्ती में से एक है। Britain is one of the oldest, and India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our times. And what we're doing is taking forward an ambitious
10-year roadmap for British-Indian relations that we agreed last year. And it's vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. So today, we've agreed a new and expanded defence and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal of Make in India. श्री जॉनसन ने कहा कि एक दूसरे के हित के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। वार्ता के बाद 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने और भारत ब्रिटेन रोडमैप 2030 को लागू करने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वाशिंगटन डीसी में एक्सेंचर, डेलॉयट, फेडेक्स और मास्टरकार्ड कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने, प्रतिभाओं और छोटे व्यवसायियों को प्रशिक्षण तथा डिजिटीकरण, जलवायु कार्रवाई और वित्तीय समावेशन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ बैठक के दौरान एक्सेंचर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूली स्वीट ने कहा कि उनकी कंपनी भारत में अपनी भागीदारी बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में उनके कार्यबल में 47% महिलाएं शामिल हैं। श्रीमती सीतारामन ने डेलाइट के सीईओ पुनीत रंजन से भी मुलाकात की और भारत के कोयम्बटूर तथा भुवनेश्वर शहरों में डेलाइट के संचालन का विस्तार करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान फेडेक्स के अध्यक्ष राज सुब्रमण्यम ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के माध्यम से भारत सरकार के विकास केंद्रित प्रयासों का समर्थन किया। मास्टरकार्ड के सीईओ ने बताया कि मास्टरकार्ड ने भारत में विशाल डेटा केंद्र स्थापित किए हैं और ये छोटे व्यवसायों के प्रशिक्षण और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। सुश्री सीतारामन ने विदेशी और स्वदेशी प्रौद्योगिकी संसाधनों के माध्यम से महिलाओं और छोटे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में चर्चा की। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डेफ कनेक्ट 2.0 भारतीय रक्षा स्टार्टअप का उत्सव है और ये मंत्रालय की पहल रक्षा उत्कृष्टता नवाचार आईडेक्स की सफलता को दर्शाता है। श्री सिंह नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आईडेक्स ने अब तक कई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसंस्करण में सहायता की है। ये हमारे इनिशिएटिव इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस यानी आईडेक्स की सफलता का एक विशाल बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आईडेक्स ने अब तक अनेक न्यूली बॉर्न और होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी को विकसित होने और आगे बढ़ने में मदद की। इसने स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान किया है। इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को अच्छी तरह से जानने, उसे समझने और उनका एक्सपीरियंस लेने का एक अवसर यह आईडेक्स ने भी उपलब्ध कराया है। रक्षा मंत्री ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज भी लॉन्च किया। श्री सिंह ने कहा कि हाल ही में रक्षा खरीद परिषद ने आईडेक्स स्टार्टअप से 380 करोड़ रुपए की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री ने एक नई आसान और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है। इस प्रक्रिया के अनुसार खरीद की प्रक्रिया लगभग 22 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सभी राज्यों की पुलिस प्रणालियों के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। श्री शाह ने भोपाल में आज केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ज्ञान और साक्ष्य आधारित तर्क संगत पुलिस प्रणाली की आवश्यकता है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों और साइबर क्राइम जैसे अपराधों की वजह से सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों के बीच समन्वय और एकरूपता होनी चाहिए। हमारे संविधान में आंतरिक सुरक्षा को राज्यों का विषय माना गया है। जब संविधान था तब से लेकर आज तक देश के अपराध और देश के पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई। अपराध की दुनिया में बहुत नए नए आयाम भी जुड़ गए और कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई है
जिसमें देश भर की पुलिस को एक वाक्यता के साथ काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप इस चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 187 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2451 नए मामले सामने आए। इस समय 14,241 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज अब निःशुल्क उपलब्ध है। सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर आज से ये टीके लगाए जा रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्ति टीके की तीसरी डोज ले सकते हैं जिन्हें दूसरी डोज के बाद 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 965 नए मरीजों का पता चला। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने का निर्णय लिया। श्री मोदी ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के ब्रिटेन के फैसले का स्वागत किया और भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वाशिंगटन में एक्सेंचर, डेलाइट, फेडेक्स और मास्टरकार्ड कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेफ कनेक्ट का दूसरा चरण भारतीय रक्षा स्टार्टअप के विकास का उत्सव है। गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। दिल्ली में सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज आज से निःशुल्क उपलब्ध। जम्मू के सुंजवान छावनी इलाके में आज तड़के हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक सहायक उपनिरीक्षक वीरगति को प्राप्त हुए। आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पृथ्वी दिवस मातृभूमि की दयालुता के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में आज शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेघालय से और रात 8 बजे पंजाब का सामना मेजबान केरल से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सुंजवान छावनी इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक सहायक उपनिरीक्षक वीरगति को प्राप्त हुए और 7 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। जम्मू के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। एहतियात के तौर पर इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और स्कूल दिन भर के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इस साल का विषय है अपने ग्रह में निवेश करना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने पृथ्वी की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने विदेशों में रह रहे भारतीयों से अपना पंजीकरण प्रवासी मतदाता के रूप में कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की सुविधा प्रवासी भारतीयों को भी देने पर विचार किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एक दल ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस का दौरा किया। निर्वाचन आयोग के दल ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस के चुनाव आयोग के साथ बैठक करने के अलावा इन दोनों देशों में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से प्रवासी मतदाता बनने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र की यात्रा में काफी लंबा सफर तय किया है और ये देश इस साल अक्टूबर में विश्व निर्वाचन आयोग संघ की आम सभा की मेजबानी करने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में वहां के चुनाव आयुक्त मोहम्मद इरफान अब्दुल रहमान से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच गहरा संबंध है और दोनों आयोग एक दूसरे की चुनाव प्रणाली से भलीभांति परिचित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत में पिछले कई सालों में चुनाव प्रक्रिया में काफी प्रगति हुई है। समाचार कक्ष से मैं नीलम मलकानिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित को लोकेशन घोटाला मामले में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्णा और उसके पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रह्मण्यम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय के 15 मार्च के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत निचली अदालत में अर्जी देकर अपनी बात रख सकते हैं। तमिलनाडु और आसपास के राज्यों के साथ ही पुडुचेरी में मछली पकड़ने पर लगाए गए 61 दिनों के प्रतिबंध से मछुआरों और ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाजार में मछली की कमी के कारण इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है। मछलियों के प्रजनन काल की वजह से 15 अप्रैल से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। मछुआरों ने कहा कि इस दौरान दी गई लगभग 5,000 रुपये की राहत राशि पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संगरूर जिले में एक पिछड़ी जाति की विधवा को कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में रखने और उसे प्रताड़ित करने को लेकर आज पंजाब सरकार की आलोचना की। पार्टी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने घटना के बारे में आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी पंचायती राज दिवस पर राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। श्री मोदी करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही औद्योगिक परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लेंगे। वो इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल का सामना मेघालय से, जबकि रात 8 बजे मेजबान केरल का मुकाबला पंजाब से होगा। प्रतियोगिता में कल कर्नाटक ने सेना को 1-0 से हराया। एक अन्य मैच में मणिपुर ने गुजरात को 4-0 से पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। टूर्नामेंट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। 22 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव के निकट जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से जबरदस्त मोर्चा लिया। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान, हासि मुखे पड़लो फांसी, जानलो शिखा अनिर्बाण, जानलो शिखा अनिर्बाण। इस मिथक को तोड़ते हुए कि ब्रिटिश सेना अपराजेय है, मास्टर दास सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृहनगर को ब्रिटिश शासन से आजाद करा लिया। 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्यसेन और उनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अपने गृहनगर चटगांव में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चटगांव में ब्रिटिश प्रशासन लगभग ठप हो गया। मास्टर दा के साथ अनंतलाल सिंह और गणेश घोष की टीम ने दामपारा में रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टीम और एक महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार ने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनें काट दी। चटगांव का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। युवा जुगांतर सदस्य लाल मोहन सेन के नेतृत्व में एक टीम ने नांगलकोट रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ दी और ब्रिटिश सेना के लिए कहीं से भी मदद पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। इसके बाद मास्टर दा और उनके साथी क्रांतिकारी रिजर्व पुलिस लाइन में एकत्र हुए और क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा करते हुए उन्होंने भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस प्रकार चटगांव ब्रिटिश राज से मुक्त हो गया था, लेकिन केवल 4 दिन के लिए। जल्दी ही ब्रिटिश सरकार ने सड़क मार्ग से वहां अतिरिक्त सेना भेजी। भीषण लड़ाई में हरि गोपाल, विधु भट्टाचार्य, निर्मल लाला, नरेश राय और प्रभाष बाल जैसे कई क्रांतिकारी मारे गए। अंबिका चक्रवर्ती और विनोद बिहारी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जनरल लोकनाथ ने एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपने साथियों को ललकारा, तब तक गोलियां दागो जब तक मशीन गन बिल्कुल खामोश न हो जाए। निर्जन कारार अंतराले जीवन दिलो मास्टर दा फांसीते झुले, निर्ममतार चिन्ह आजो आछे गोदिगे ओई चट्टग्रामे। माटी के बहादुर बेटों ने अंतिम सांस तक एक सम्मानजनक युद्ध लड़ा। क्रांतिकारियों की ये गाथा मशहूर शायर फैज अहमद फैज के शब्दों में कुछ यूं बयां की गई। जिस ध्वज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। 22 अप्रैल स्वतंत्रता सेनानी विशंभर दयाल की पुण्यतिथि है, जिनका निधन 1931 में हुआ था। विशंभर दयाल का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में 1893 में हुआ था। आरंभ से ही वे देश हित के कार्यों के लिए समर्पित थे। यही कारण था कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 19 वर्ष की युवावस्था में ही विशंभर मातृभूमि को अंग्रेजी दास्तां की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1912 में दिल्ली में वॉयसाय हेस्टिंग्स पर बम हमले में भी वे शामिल थे। इस घटना के कारण विशंभर ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ गए।
उसके बाद विशंभर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए तथा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के संपर्क में आए। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने विशंभर दयाल के पास जाकर उनसे बम बनाना और अन्य गतिविधियां सीखी। विशंभर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कैद से निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसे लागू करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें भीषण यातना दी गई। वे अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और 22 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत माँ के इस बहादुर सपूत विशंभर दयाल को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। केरल में अगले 5 दिनों तक गरज के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम सहित कई इलाकों में कल शाम से हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तरी कर्नाटक तक फैले केप ऑफ कोमरिन के ऊपर बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में तेज हवा चलने और मौसम खराब रहने की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, लेकिन चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने तथा धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होगी। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न सिर्फ एक राष्ट्र है, बल्कि एक महान विरासत और एक महान परंपरा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को देश की प्रतिष्ठा पर गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कल रात दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी समारोह में उपस्थित थे। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन की इमारतों और बुनियादी ढांचे को लगभग $60 अरब तक की क्षति पहुंची है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्प्स ने कल कहा कि इस अनुमान में संघर्ष की वजह से बढ़ती कीमतें शामिल नहीं हैं। रूसी सैन्य अभियान जारी रहने की ये राशि बढ़ती रहेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह भी कहा कि देश को अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए हर महीने अनुमानित $7 अरब और पुनर्निर्माण के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर की जरूरत होगी। जिन देशों ने रूसी संपत्तियों को फ्रीज किया है, श्री जेलेंस्की ने उनसे अनुरोध किया है कि इस धनराशि का उपयोग युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद करने और अन्य देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए किया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने का निर्णय लिया। श्री मोदी ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के ब्रिटेन के फैसले का स्वागत किया और भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वॉशिंगटन में एक्सेंचर, डेलॉयट, फेडेक्स और मास्टरकार्ड कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, डेफ कनेक्ट का दूसरा चरण भारतीय रक्षा स्टार्टअप के विकास का उत्सव है। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। दिल्ली में सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज आज से निःशुल्क उपलब्ध। जम्मू के सुंजवान छावनी इलाके में आज तड़के हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक सहायक उपनिरीक्षक वीर गति को प्राप्त हुए। आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा, पृथ्वी दिवस मातृभूमि की दयालुता के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में आज शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेघालय से और रात 8 बजे पंजाब का सामना मेजबान केरल से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।